सिर्फ कुछ दिन पहले नेपाल में एक धार्मिक जुलूस के दौरान एक छोटा सा विवाद हुआ और आज पूरे देश में एक पुरानी मांग फिर से जोर पकड़ रही है। नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की सवाल ये है, एक छोटा सा विवाद इतना बड़ा कैसे बन गया और इंडिया को इससे टेंशन क्यों होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सीरीज जहां हर हफ्ते हम ऐसे ही बर्निंग इशू सीधा साफ और बिना बायस के समझाएंगे। तो चलिए आज इस पहली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां एक पुरानी मांग फिर से जोर पकड़ रही है। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 2025 का जेनजी मूवमेंट, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। सितंबर 2025 में नेपाल में एक बड़ा यूथ लेड प्रोटेस्ट हुआ, जिसे दुनिया का सबसे सक्सेसफुल रीसेंट प्रोटेस्ट में से एक माना गया। तब की केपी शर्मा ओली सरकार को सत्ता से हटना पड़ा और एक नया यंग चेहरा सामने आया, बेलेन शाह, जो इस जेनजी मूवमेंट के थ्रू प्रोमिनेंट हुए। लेकिन कुछ महीने बाद ही नेपाल एक नए तनाव से गुजर रहा है। इस बार ये एक धार्मिक सांप्रदायिक विवाद के रूप में। अब ट्विस्ट देखिए, 26 जुलाई 2026 की रात सुनसरी डिस्ट्रिक्ट के कप्तानगंज यानी कि देवगंज एरिया में सावन महीने की कावड़ यात्रा से जुड़ा एक धार्मिक उत्सव हो रहा था। वहां डीजे और ढोल बज रहे थे। इसी दौरान एक डिस्प्यूट शुरू हुआ जो जल्द ही वायलेंट हो गया। पुलिस को लाठीचार्ज, टीयर गैस और आखिर में फायरिंग तक जाना पड़ा। इस इंसिडेंट में मल्टीपल डेथ्स हुई और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। ये टेंशन फिर सुनसरी से फैलना शुरू हुआ। मोरांग, सिराहा, धनुषा और सप्तारी डिस्ट्रिक्ट्स तक कई जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा, स्कूल्स बंद हुए और इंटरनेट मॉनिटरिंग बढ़ाई गई। हिंदू राष्ट्र की डिमांड इस वायलेंस के बाद एक पुरानी डिमांड फिर से सामने आई। नेपाल की 2021 सेंसस के मुताबिक देश की 81% पॉपुलेशन हिंदू है। नेपाल दुनिया का अकेला ऑफिशियली हिंदू किंगडम था जब तक 2008 में मोनार्की खत्म हुई और देश एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। रीसेंट वायलेंस के बाद एक ग्रुप संयुक्त हिंदू मोर्चा ने जनकपुर में से एक मीटिंग करके एक 8 पॉइंट डिमांड लेटर जारी किया है। इसमें हिंदू राष्ट्र की बहाली, धार्मिक जुलूसों में हथियारों के डिस्प्ले पर रोक, लाउडस्पीकर रेगुलेशंस और अफेक्टेड फैमिलीज के लिए रिलीफ जैसी मांगे शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक होम मिनिस्टर ने इस पर चर्चा के लिए रेडी होने के संकेत दिए हैं और 3 महीने के भीतर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात भी करी है। जनकपुर मिथिला कनेक्शन, यहीं से इंडिया का एंगल शुरू होता है। एक इंटरेस्टिंग कल्चरल एंगल यहाँ समझना जरूरी है। ये मीटिंग जनकपुर में हुई, जो मिथिला रीजन का सबसे इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल माना जाता है। राजा जनक और माता सीता से जुड़ा मिथिला रीजन बॉर्डर के दोनों तरफ फैला हुआ है। एक हिस्सा बिहार में और दूसरा हिस्सा नेपाल के जनकपुर में। यही वजह है कि जो भी इसमें होता है उसका इमोशनल और कल्चरल कनेक्ट बिहार तक सीधा पहुंचता है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बेलेन शाह खुद मदेसी हैं और उन्होंने रीसेंट स्टेटमेंट्स मैथिली भाषा में दिए हैं ताकि लोकल लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें और शांति की अपील कर सकें। अब इंडिया का कनेक्शन समझते हैं। बॉर्डर ट्रेड और सिक्योरिटी, यहीं से एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। नेपाल और इंडिया के बीच लगभग 1850 किलोमीटर की खुली बॉर्डर है। बिहार के साथ सबसे ज्यादा अराउंड 729 किलोमीटर और यूपी के साथ अराउंड 560 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है। जो डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हुए हैं वो सीधा बिहार, वेस्ट चंपारण से किशनगंज तक और यूपी गोरखपुर बेल्ट की बॉर्डर से जुड़े हैं। इससे ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर भी असर पड़ा है, जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बॉर्डर के इंडियन साइड पे भी महसूस हुआ है। यही वजह है कि इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी इस सिचुएशन को बहुत ही करीबी से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि खुली बॉर्डर का मतलब है कि कोई भी अनरेस्ट दोनों तरफ असर डाल सकता है। अब स्ट्रेटेजिक एंगल समझते हैं। यहाँ से पिक्चर और भी बड़ी हो जाती है। अब इस पूरी सिचुएशन को एक लेंस से देखते हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेपाल की जियोपॉलिटिकल पोजीशन समझिए। ये इंडिया और चाइना के बीच एक बफर स्टेट है। 18th सेंचुरी में नेपाल के फाउंडर किंग पृथ्वी नारायण शाह ने इसे डिस्क्राइब किया था एज 2 चट्टानों के बीच एक फूल, मतलब 2 बड़ी शक्तियां, इंडिया और चाइना के बीच सैंडविच, एक नाजुक स्टेट। इसी वजह से नेपाल में किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी, चाहे पॉलिटिकल हो या कॉम्युनल, इंडिया के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश की खबर नहीं होती, बल्कि एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक कंसर्न बन जाती है, क्योंकि ओपन बॉर्डर का मतलब है कि इंस्टेबिलिटी का असर सीधा क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेड और माइग्रेशन पर पड़ सकता है। इंडिया के लिए 3 चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहला, बॉर्डर सिक्योरिटी। खुली बॉर्डर की वजह से अनरेस्ट का स्पिल ओवर रिस्क रहता है। दूसरा, इकोनॉमिक स्ट्रेक्स, जैसे हमने देखा बिहार यूपी बॉर्डर ट्रेड ऑलरेडी इफेक्टेड हुआ है। और तीसरा, डिप्लोमेटिक बैलेंस। इंडिया हिस्टोरिकली नेपाल के साथ 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के थ्रू क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करता आया है और किसी भी पॉलिटिकल शिफ्ट में इंडिया अपनी ट्रेडिशनल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये समझना जरूरी है कि इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ स्टेबिलिटी में है, ना कि किसी पर्टिकुलर आउटकम, हिंदू राष्ट्र हो या ना हो में, क्योंकि एक स्टेबल
फ्रेंडली नेपाल, चाहे वो सेक्युलर हो या कुछ और, इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। चाइना एंगल समझते हैं नेपाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब इस स्ट्रेटेजिक पिक्चर में एक और फैक्चुअल लेयर ऐड करता है। चाइना का रोल 2017 में नेपाल ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव DRI को ज्वाइन किया था, एक मैसिव ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसके थ्रू चाइना डिफरेंट कंट्रीज में रोड्स, रेलवेज और पोर्ट्स जैसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इन्वेस्ट करता है। इसके अंडर नेपाल में कई प्रोजेक्ट्स डिस्कस और डेवलप हुए, जैसे पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिससे चाइनीज लोन से बनाया गया, और प्रपोज्ड केरंग काठमांडू रेलवे लिंक जो नेपाल को तिब्बत के थ्रू चाइना से डायरेक्टली जोड़ने का प्लान है। ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसका मतलब है नेपाल सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि चाइना का भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनर बन चुका है पिछले दशक में। इसी वजह से नेपाल की फॉरेन पॉलिसी कभी इंडिया की तरफ झुकती दिखती है, कभी चाइना की तरफ, और ये बैलेंसिंग एक्ट उनकी डिप्लोमेसी का कोर हिस्सा है। इस कंटेक्स्ट में जब भी नेपाल में कोई पॉलिटिकल या सोशल इंस्टेबिलिटी होती है, दोनों बड़ी शक्तियां इंडिया और चाइना इस पर करीबी नजर रखती हैं, क्योंकि दोनों के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हैं। अब इतिहास का ट्विस्ट समझते हैं, एक राजा, एक रहस्य और एक राजमहल का अंधकार। अब थोड़ा पीछे चलिए, क्योंकि इसके बिना पूरी कहानी अधूरी है। 1743 में गोरखा के एक छोटे से राजा पृथ्वी नारायण शाह ने एक सपना देखा, 50 से ज्यादा छोटे छोटे रियासतों को जोड़कर एक देश बनाने का। 1769 तक उन्होंने ये कर दिखाया और वही देश आज का नेपाल बना। पृथ्वी नारायण शाह खुद को एक हिंदू राजा मानते थे और उन्हीं के शासन से शुरू होकर अगले 240 साल तक 1769 से 2008 तक नेपाल दुनिया का अकेला ऑफिशियल हिंदू किंगडम रहा। लेकिन इस 240 सालों का सफर का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है 1 जून 2001 को। उस रात रॉयल पैलेस में एक फैमिली मीटिंग के दौरान अचानक गोलियों की आवाज आती है। जब लोग अंदर जाते हैं, पता चलता है कि किंग बीरेंद्र समेत उनके परिवार के कई मेंबर्स की मौत हो चुकी है और इल्जाम खुद क्राउन प्रिंस दीपेंद्र पर लगता है, जिन्होंने बाद में खुद को भी गोली मार ली। ये घटना आज तक का एक रहस्य है। इसकी पूरी सच्चाई क्या थी वो कभी किसी को कंफर्म ही नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद गद्दी गजेंद्र के पास आई और उन्हें ऑटोक्रेटिक फैसलों ने 2006 का हिस्टोरिक जन आंदोलन जन्म दिया, जिसने आखिर में 2008 में पूरी मोनार्की खत्म कर दी। अब एक बड़ी पिक्चर समझते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कंटेक्स्ट 2008 के बाद से नेपाल में लगभग 14 से 15 सरकारें बदल चुकी हैं, कोई भी पूरे बहुमत से नहीं। इससे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़े हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग स्टेबिलिटी की तलाश में पुराने सिस्टम्स की तरफ देखते हैं। तो यही थी नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे की पूरी फैक्चुअल कहानी। 2025 का जेनजी मूवमेंट, 2026 का रीसेंट तनाव और उसके पीछे की हिस्टोरिकल, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक वजहें। हम किसी एक साइड का जजमेंट नहीं देंगे, हमारा काम है आपको समझाना। लेकिन एक सवाल आपके लिए, नेपाल अभी पॉलिटिकली इनस्टेबल है। एक नए रिलीजियस डिबेट और दो बड़ी शक्तियां इंडिया और चाइना के बीच बैलेंसिंग एक्ट सबसे एक साथ गुजर रहा है। आपको क्या लगता है नेपाल का अगला कदम क्या होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।